आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम मानव सभ्यता विकास की सभ्यता, प्रकृति की सबसे बुद्धिमान जीव मानव, जब से मानव इस पृथ्वी पर आया आज तक विकास ही करता रहा। विकास के साथ मानव जन कल्याण के लिए बहुत सारे नए आविष्कार कर लिया। उसी आविष्कार की कड़ी को हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष से जुड़े हुए रहस्य। 20वीं सदी पार कर हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। 21वीं सदी में भी 20 साल गुजर चुके हैं। पहले मानव अपने आवश्यकताओं को अपने अगल बगल से ही पूर्ण कर लेता था, पर आज के दौर में एक दूसरे ग्रह पर भी हम अपनी संभावनाओं को तलाशते हैं। मानव पृथ्वी के बाहर मंगल, चांद, बृहस्पति, सूर्य इत्यादि जगहों को अन्वेषण कर रहा है। आखिर इसका रहस्य क्या है? हम रहते तो हैं पृथ्वी पर, लेकिन चांद के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं? लोग कहते हैं कि हम मानव कल्याण के लिए चांद पर जाना चाहते हैं, चांद के रहस्यों को जानना चाहते हैं। चांद कैसे बना, चांद पे पानी है नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है। ये तो सचमुच में मानव के लिए बहुत बेहतर है। अंतरिक्ष में निम्न तापिका पे अध्ययन किया जाता है। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो अंतरिक्ष में बनाई जाती है। अंतरिक्ष मानव के लिए एक पहेली है। आज तक मानव अपनी पूरी संभावनाओं के साथ अंतरिक्ष में ढूंढता रहता है। फिनिक्स से लेकर मंगलयान तक मंगल ग्रह का अन्वेषण चलता रहा। दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं सब अंतरिक्ष मिशन पे लगे हुए। अमेरिका की नासा, भारत के लिए इसरो, यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसरो, चाइना, जापान, फ्रांस, सब देश लगे हुए हैं। आखिर हकीकत है क्या? तरह तरह के उपग्रह छोड़े जा रहे हैं। उपग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। उपग्रह मानव कल्याण के लिए किया गया यह एक प्रयास है। एक तरह से मानव द्वारा बनाया गया यह आंख है जो अंतरिक्ष में रखा जाता है। एक विशेष कक्षा में से फिट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। उपग्रह के माध्यम से हम लोग शिक्षा, संचार, कृषि, मौसम, खनिज, जंगल, इसके अलावा बहुत सारे चीजों के बारे में हमें ज्ञान नहीं जाता है। भारत सरकार भी अंतरिक्ष कार्यक्रम समय समय पर चलाती रहती है। भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जो उपग्रह कार्यक्रम है, उसे इनसैट श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। इनसैट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे रूस के माध्यम से छोड़ा गया। लेकिन आज 1962 में अंतरिक्ष कार्यक्रम का गठन हुआ। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष
अनुसंधान केंद्र बना और 1972 में अंतरिक्ष आयोग बना। अंतरिक्ष आयोग के अधीन अंतरिक्ष से जुड़े सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए अहमदाबाद, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा और भोपाल इन मुख्य जगहों से अंतरिक्ष से जुड़े हुए सारे काम किए जाते हैं। PSLV, GSLV ये जो अंतरिक्षयान है इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पे बनाया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह का निर्माण होता है। श्रीहरिकोटा व्हीलर द्वीप, जिसे अब अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है, वहां से इनकी लॉन्चिंग की जाती है। SFC स्पेस फैसिलिटी कंट्रोल, यानी जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनके लिए कंट्रोलर की भी व्यवस्था की गई है, यानी किस जगह जा रहा है, किस कक्षा में स्थापित हो रहा है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। भारत अपने बहुत सारे अंतरिक्ष मिशन छोड़ चुका है, कुछ असफल भी हुए, कुछ असफल भी हो चुके हैं, लेकिन सफलता बहुत अधिक रही। उपग्रह के माध्यम से हम शिक्षा को प्रसारित करते हैं। बहुत सारे जो पोर्टल आज बने हुए हैं, दीक्षा का नाम आप लोग सुने होंगे, यह एक पोर्टल है। इसके माध्यम से हम स्टूडेंट और शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो दुनिया में सबसे अधिक स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया करते थे दूरदर्शन के माध्यम से। पहले हम लोग देखते थे, बहुत पहले, आज से 30 साल पहले, जब टीवी देखता था आदमी तो एक आदमी एंटीना हिलाता था, एक आदमी घुसता था, कभी आता कभी मच्छर लगने लगता। लेकिन आज नीट एंड क्लीन इतने सारे उपग्रह छोड़े गए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी अधिक है, एक दूसरे से कनेक्टिविटी इतनी अधिक है कि संचार में अब परेशानी नहीं हो रही। संचार उपग्रहों को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप है। जब तापमान अधिक होते हैं तो संचार उपग्रह प्रभावित भी होते हैं। इस उपग्रह के माध्यम से जो भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, विभिन्न तरह के उपग्रह होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो शिक्षा से जुड़े होते हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए काम करते हैं। दूसरे उपग्रहों की हम बात करें तो संचार, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। आगे कृषि से जुड़े हुए आंकड़े, मौसम की जानकारी, ये उपग्रह हमें देते हैं। यानी किस क्षेत्र में कैसी कृषि है, उसकी क्या स्थिति है, ये सभी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। मौसम का तो रोज हाल बताया जाता है, मौसम का हाल रोज बताया जाता है। मौसम के मामले में हम भारतीय दुनिया में सबसे आगे रहे, क्योंकि मानसून की घोषणा करने वाला प्रथम देश है भारत। 1872 से आधुनिक रूप में 1872 से नियमित मानसून की घोषणा की जाती है। लेकिन प्राचीन समय में तो गाँव के किसी बुद्धि से भी पूछ लीजिएगा तो बता देगा कि साल में बारिश होगा कि नहीं होगा। प्राचीन और आधुनिकता की बात किया जाए तो पंडित की एक छोटी सी पोथी और नासा का आंकड़ा बराबर ही आता है। रिजल्ट समय एक ही होता है। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, ज्योतिष भी एक विज्ञान की शाखा है। इसे लोगों ने पाखंड बना दिया है, लेकिन ज्योतिष पाखंड नहीं। झाड़ फूक ओझा गुनी ये सब पाखंड है, लेकिन ज्योतिष पाखंड नहीं है। ज्योतिष भी एक ज्ञान है, विज्ञान की एक शाखा है। मौसम संबंधी जानकारी तो हमें रोज मिलती है। अब रही बात खनिज, उपग्रहों के माध्यम से जितने भी देश उपग्रह छोड़ते हैं, ये अपने पूरा देश का भू मैपिंग कराते हैं, इमेजिंग कराते हैं, जिनके माध्यम से इन्हें पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में कोयला है, कहाँ सोना है, कहाँ हीरा है। यानी पृथ्वी पर आंतरिक संरचना में कहाँ कौन सी खनिज संसाधन मौजूद है, उन्हें पता चल जाता है।
उसमें भी पेट्रोल पता चल जाता है। आगे कैसे चलता है? इन उपग्रहों के मदद से ही चलती है। आगे है जंगलों की जानकारी। जंगल, पहाड़, हम लोग जानते हैं जब सुनामी आया था 2004 में, बहुत सारे लोग मरे। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन आज भी तो सुनामी आ रही है, क्यों नहीं उतने लोग मर रहे हैं? सुनामी चेतावनी केंद्र बना हुआ है। अब सुनामी जहां शुरू हो रही है वहीं तुरंत मालूम चल जा रहा है। पूरे जितने तटवर्ती देश हैं, राज्य हैं, वहां के लोगों को सूचित कर दिया जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का कमाल है। आज भी पहाड़ों पे भूस्खलन होता है, अतिवृष्टि हो जाती है, जिसके कारण एकाएक बाढ़ आ जाता है, ग्लेशियर टूट के गिर जाते हैं। लेकिन अब धन की क्षति तो होती है, लेकिन जन की क्षति बहुत कम होती है, क्योंकि इन उपग्रहों के माध्यम से हम उन्हें सचेत कर देते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं रक्षा, रक्षा क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा योगदान है। बार बार पाकिस्तान कहता है कि अणु बम पटक देंगे, ना परमाणु बम पटक देंगे। उसका एक मंत्री है बड़ बोला, वो बोलता है आधा आधा पापा किलो का अणु बम रखे। इन पाकिस्तानियों को मालूम ही नहीं, भारत की बूढ़ा भी धोती में अणु बम लेके घूमता है, पटक देगा तो क्या हालत है। मैं अंतरिक्ष के बारे में बता रहा हूँ। अणु बम, परमाणु बम ये बहुत अलग की चीज है, ये घातक हथियार है। इसमें जन और धन दोनों की हानि होती है। न्यूट्रॉन बम से सिर्फ जन की हानि होती है, धन की हानि नहीं होती। जो आने वाला सदी है, जो आने वाली युद्ध होगी, या युद्ध अब पारंपरिक युद्धों से हटकर, अब सेना की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिना पायलट के प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिना ड्राइवर के कार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हिसाब से युद्ध की परिभाषा बदल गई। इतने उपग्रह छोड़े गए हैं, सभी देशों ने छोड़ा है। अभी हाल फिलहाल भारत एक अंतरिक्ष में अपना आंख, जिसे कहा जाए सीसीटीवी कैमरे टाइप का, एक विशाल उपग्रह छोड़ा, लेकिन वो असफल हुआ। और उस तरह के बहुत सारे उपग्रह पहले छोड़े जा चुके। गलवान वैली की जो घटना हुई, उसकी सटीक जानकारी, या कौन देश भारत की सीमा में क्या कर रहा है, इसकी सटीक जानकारी हमें उपग्रहों के माध्यम से मिलती है। उसके लिए अलग उपग्रह होते हैं, रक्षा उपग्रह एक विशेष होते हैं, जिनकी जानकारी पब्लिक को नहीं दी जाती है। उसका इस्तेमाल सिर्फ सेना करता है, सेना के लोग ही करते हैं। जो आने वाले समय का युद्ध होगा वो फर्स्ट वार अंतरिक्ष में होगा, पहला अटैक अंतरिक्ष में किया जाएगा। भारत ने एक और कामयाबी अभी हासिल किया है, उपग्रह को नष्ट करने की क्षमता भारत में आ गई। पृथ्वी के नजदीकी कक्षा में जो उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसे भारत अपनी मिसाइल से मार सकता है। ये भारत के लिए और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है। आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो यही होगा, सबसे पहले दुश्मन देश अपने विरोधी देश के जितने भी उपग्रह हैं उनको मारेगा, उन्हें खत्म करेगा। भारत जब यह ताकत प्राप्त किया तो सबसे अधिक दुख पाकिस्तान को हुआ, उसके बाद चीन को हुआ, बाकी किसी को ज्यादा दुख नहीं हुआ। अरे दुख तो सबको हुआ होगा, किसी ने सो नहीं किया। अंतरिक्ष भविष्य का युद्ध का अखाड़ा बनने जा रहा है। भविष्य में युद्ध होगा वो अंतरिक्ष की तरफ में होगा, और पहला बार अंतरिक्ष की ओर किया जाएगा। यानी एक देश दूसरे देश के आंगन में झांक रहे
सबसे पहले युद्ध किया जाएगा तो दुश्मन का आंख ही फोड़ दिया जाएगा, ना आंख रहेगा ना वो देखेगा। यानी जो अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े गए हैं सबसे पहले अटैक उसी पर होगा। ठीक है, मानव कल्याण के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम सभी देश बोलता है मानव कल्याण के लिए चलाते हैं, ये तो सच है, लेकिन इनका एक और उद्देश्य है, अपने देश को अधिक से अधिक सिक्योरिटी प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। इस सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही आखिर अमेरिका को क्या जरूरत है मंगल पर जाने की, चांद पर जाने की? चीन को क्या जरूरत है? और गया है कि नहीं गया है कोई जानता है? हकीकत भी मैं बता रहा हूं। पृथ्वी बनी जिस पिंड से, उसी पिंड से चांद भी बना है। हमारा सौर मंडल सब एक ही पिंड से बना है। हमारे सौर मंडल जैसे न जाने कितने सौर मंडल हैं। 10 के पावर 11, 10 के पावर 22, ये सब सौर मंडल और मंदाकिनियों की संख्या है। बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। हो सकता है कि ब्रह्मांड भी कोई और हो, हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी कोई ब्रह्मांड हो। आज तक वैज्ञानिक कन्फर्म नहीं कर पाए कि ब्रह्मांड की आकृति ओम अक्षर की तरह है। माने 95% मैपिंग इन्होंने कर लिया है, लेकिन अभी भी 5% बाकी है। लेकिन मैं इन चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि मानव इतिहास में आज तक 4% प्रारंभिक मानव को ज्ञान था, और आज का जो मानव है उसे 4.25 भी विज्ञान नहीं हुआ है। 4.24 हुआ है, लेकिन 25 नहीं। 4 से 4.25% में अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान नहीं हो पाया, और इसी ज्ञान को ढूंढने के लिए पूरी दुनिया लगी है। अंतरिक्ष में युद्ध का कारण होगा। पृथ्वी पर बहुत सारे खनिज मिलते हैं। इन खनिजों के लिए ही आज दुनिया में टकराव बढ़ रही है, एक दूसरे से टकराव हो रहा है। भारत चीन में भी टकराव का कारण यही है। मैक्सिको अमेरिका में भी टकराव का कारण यही है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भी टकराव का कारण यही बनने जा रहा है। समुद्र में भी दक्षिण चीन सागर विवाद का भी कारण यही है। खनिज संसाधन, अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं चयन का सिद्धांत। जिस दिन अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा उस दिन बताऊंगा कि आखिर चयन क्यों अति आवश्यक। चयन का सिद्धांत। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी हो या टीवी हो, रिमोट हो, इनमें चीन का एक अधिकार है। इसका कारण, इनमें जितने भी मेटल का प्रयोग होता है, ये मेटल होते हैं रेयर अर्थ मूवर्स, दुर्लभ मृदा धातु में, और इनका 75% से अधिक स्रोत चीन के पास है, और चीन के पास निकालने की तकनीक भी है। बाकी एक और देश है जिनके पास निकालने की तकनीक है, लेकिन ये धातुएं उसके पास बहुत कम मात्रा में मौजूद है। ये विदेशों में दूसरे देशों में निकालता है, वो है जापान। वो कौन सा देश है? जापान। अभी हम लोग पेट्रोल के बारे में जानते हैं, हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं, और एक और ईंधन के बारे में जानिए, कैलोथ्रेट। जल के अणुओं में घुले हुए मीथेन की मात्रा को कैलोथ्रेट कहा जाता है। यह भी भविष्य का ईंधन बनने वाला है। तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मानव कल्याण के साथ साथ निजी कल्याण की भी भावना होती है। प्रत्येक देश की अपनी निजी कल्याण की भावनाएं होती हैं कि चांद पर टाइटेनियम मिलेगा, यूरेनियम मिलेगा, सोना मिलेगा, हीरा मिलेगा। ये सब मिलेगा तो क्या कोई बांटेगा क्या? यानी अंतरिक्ष में भी लालच है, अंतरिक्ष में भी लालच है। सभी देश मानव कल्याण के लिए नहीं काम कर रहे हैं, मानव कल्याण के साथ साथ अपने निजी हितों को भी साध रहे हैं। आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। मैं अगले दिन आप लोगों को अंतरिक्ष से जुड़े हुए और कुछ विशेष जानकारी बताऊंगा।